हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और आपके भी सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, स्कोप एंड चैलेंजेस कि कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस होता है जब आप दूसरी कंट्रीज में गुड्स, सर्विसेज, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और कैपिटल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं या फिर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ग्लोबली एक्सपेंड करते हैं। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस बॉर्डर के अक्रॉस होती है, मतलब आप अपनी कंट्री में ट्रांजैक्शन ना करके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं या दूसरी कंट्रीज में ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अलग अलग देशों में बेचते हैं और वहाँ के लोकल रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं। मान लो आपको एक स्पेसिफिक ब्रांड की चॉकलेट्स पसंद है जो कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में बनती है, तो अब आप ये तो है नहीं चॉकलेट खरीदने स्विट्जरलैंड जाओगे, तो इसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस को, क्योंकि उसकी वजह से आपको वही चॉकलेट्स आपके लोकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस है जिसमें अपनी कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करके दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। एंड गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा इसमें हम नॉलेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल को भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ग्लोबली एक्सपेंड करते हैं। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जो यूएस में जीन्स बनाती है और फिर उसे इंडिया में बेचती है, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। जैसे हम लोकल मार्केट में चीजें खरीदते बेचते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रांजैक्शंस होती है। बस फर्क क्या है, ये स्केल थोड़ा बड़ा होता है। अगर एक कंपनी सिर्फ एक ही कंट्री में बिजनेस कर रही है अपना, तो वो डोमेस्टिक बिजनेस है, और अगर वही कंपनी दूसरी कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है या दूसरी कंट्रीज में अपनी ब्रांच ओपन कर रही है, तो वो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। अब इसकी हम कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस आज के ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपकी स्क्रीन पे कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है बाय ओपनिंग अप न्यू मार्केट्स। जैसे कि इंडिया की आईटी कंपनीज जब यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स के साथ काम करती है, तो इससे क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होती है। जब आप दूसरी कंट्रीज में बिजनेस करोगे तो आपकी एक तो फॉरेन करेंसी की नीड फुलफिल होगी, आप मोर मनी जनरेट कर पाएंगे, तो इससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उसके बाद आता है एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड से कंज्यूमर्स को एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने चॉकलेट का एग्जांपल देखा था। अगर इंटरनेशनल बिजनेस ना होता तो आपको सिर्फ इंडिया में जो चॉकलेट्स बनती है वही खरीदनी पड़ती, बट इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से आपके पास वैरायटी ऑफ रेंज है। आप किसी भी कंट्रीज की चॉकलेट्स अपने लोकल स्टोर से खरीद सकते हैं। सोचो अगर आपकी लाइफ में इटालियन पास्ता, जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स ना होती तो आपकी लाइफ कितनी डल होती। तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है जॉब क्रिएशन। जब कंपनीज ग्लोबली एक्सपेंड करती है तो इससे जॉब क्रिएट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब टोयोटा यूएसए में एक फैक्ट्री खोलती है तो इससे क्या होता है, अमेरिकन वर्कर्स के लिए जॉब क्रिएट होती है। और ऐसे ही कोई फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में कोई ब्रांच खोलती है, फैक्ट्री खोलती है, तो इससे क्या है, इंडियन पीपल के लिए जॉब्स क्रिएट होती है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल बिजनेस में हम आइडियाज और टेक्नोलॉजी को भी एक्सचेंज करते हैं बिटवीन कंट्रीज, जिससे न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के इनोवेशन में हेल्प होती है। सोचो कैसे हमारे स्मार्टफोन्स और एप्स ग्लोबली इवॉल्व हो रही है। पहले के फोन कैसे थे और अब के फोन कैसे है, तो ये सब किस लिए हो रहा है, इनोवेशंस की वजह से हो रहा है, और इसमें इंटरनेशनल बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होती है वो कॉम्पिटिटिव एज गेन करती है। न्यू मार्केट्स में एंटर करके वो अपना कस्टमर बेस बढ़ाती है और इंटरनेशनल कंपटीशन से सीखती है। उसके बाद आता है इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस से कंट्रीज के बीच के रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं,
क्योंकि अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों कंट्रीज को बेनिफिट्स होता है और दोनों कंट्रीज में कोऑपरेशन भी चाहिए। तो इसलिए अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से रिलेशंस भी इंप्रूव होते हैं कंट्रीज के बीच। उसके बाद आता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प करती है कंपनीज को डाइवर्सिफाई करने में अपने रिस्क को। अगर एक कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन हो भी जाए तो कंपनीज दूसरी कंट्री से अपना लॉस कवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसका बिजनेस यूरोप और एशिया में है, तो अगर कंपनी का बिजनेस यूरोप में स्लो हो रहा है लेकिन एशिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ओवरऑल कंपनी के लिए बैलेंस क्रिएट होता है। मतलब अगर यूरोप में उसको लॉस हो रहा है तो वो एशिया के बिजनेस से कवर कर सकते हैं अपने लॉस को। उसके बाद आता है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इंटरनेशनल बिजनेस से रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल होता है। डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, स्किल्स और एक्सपर्टाइज होते हैं। जैसे इंडिया में आईटी एक्सपर्टाइज है और मिडल ईस्ट के पास सॉइल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल बिजनेस इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का मौका देता है जो ग्लोबली एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी इंटरनेशनल बिजनेस की कि इंटरनेशनल बिजनेस से एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जॉब क्रिएशन होती है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज और टेक्नोलॉजी को भी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं, इम्प्रूव होते हैं रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे बेसिक फॉर्म होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज में बेचती है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीदा जाता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। सोचो आपको मैंगोज बहुत पसंद है लेकिन ये आपकी कंट्री में नहीं उगते, तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से आप यूएसए में बैठ के इंडियन मैंगोज को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया में हैं और अमेरिका की कार खरीदना चाहते हैं तो आप अमेरिका की कार इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक कंपनी दूसरी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या ऑफिस एस्टेब्लिश करती है उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉपुलर फास्ट फूड चेन जैसे डोमिनोज आपके शहर में ओपन होती है लेकिन ये असली में यूएसए से है, तो ये एफडीआई का एक एग्जाम्पल है जहाँ एक फॉरेन कंपनी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करती है। उसके बाद आता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स। आजकल के बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में बनाए जाते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट को असेंबल किया जाता है। जैसे एप्पल के आईफोन्स डिजाइन यूएसए में होते हैं, कंपोनेंट्स जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में बनाए जाते हैं और असेंबली चाइना में होती है। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल या ब्रांड नेम दूसरी कंट्रीज को लाइसेंस या फ्रेंचाइज के थ्रू प्रोवाइड करती है। जैसे मैकडोनल्ड्स और केएफसी ने अपनी फ्रेंचाइजी अलग अलग कंट्रीज में स्टैब्लिश की है जो उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करने में मदद करती है। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। कभी कभी कंपनीज अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज को कंबाइन करती है बाय फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर्स या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद फॉरेन कंपनीज। जैसे एक फेमस कंपनी है मारुति सुजुकी, जिसमें मारुति ने सुजुकी के साथ पार्टनरशिप में इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद आता है ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल एज में इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप और भी बढ़ गया है। अब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वर्ल्ड वाइड बेच सकती है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अलीबाबा के प्लेटफॉर्म्स पे आप वर्ल्ड वाइड कस्टमर से डायरेक्ट बिजनेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें इंटरनेशनल बिजनेस के टाइम। तो सबसे पहला चैलेंज है कल्चरल डिफरेंसेस। डिफरेंट कंट्रीज की यूनिक कल्चर, ट्रेडिशंस और बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो जापान में बिजनेस करना चाहती है तो उस कंपनी को क्या है, पहले जापान के लोकल कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा, वहाँ के बिजनेस एटिकेट्स को जानना पड़ेगा और कम्युनिकेशन स्टाइल्स को जानना पड़ेगा। इसका एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है केएफसी का। केएफसी ने इंडिया में आने से पहले इंडिया के कल्चर को जाना। उन्होंने देखा कि यहाँ पे बीफ प्रोडक्ट्स अगेंस्ट है इंडिया के कल्चर के, तो इसलिए उन्होंने बीफ प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च ही नहीं किए
जबकि चाइना पाकिस्तान में वो बीफ प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसलिए अगर कोई कंपनी दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहती है तो उन्हें पहले उस कंट्री के कल्चर के बारे में जानना पड़ता है। उसके बाद आता है लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज। ये भी एक बिग चैलेंज है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। हर कंट्री के अपने लॉज और रेगुलेशंस होते हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया में बिजनेस करने के लिए कंप्लायंस के लिए सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है जो सभी कंपनीज को फुलफिल करनी पड़ती है। ये एक फॉरेन कंपनी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। उसके बाद आता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आना भी एक बिग चैलेंज है। जैसे कि आपको पता ही होगा करेंसी एक्सचेंज रेट्स हर कंट्री में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस प्रॉफिट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक इंडियन कंपनी है जो यूएसए में प्रोडक्ट्स बेचती है और डॉलर के रेट में गिरावट आती है तो उनकी अर्निंग्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सम कंट्रीज में पॉलिटिकल सिचुएशंस अनस्टेबल होती है, जैसे कि करंट एग्जांपल है हमारे सामने बांग्लादेश। तो ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस को रिस्की बना देता है। अगर एक कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो तो वहाँ इन्वेस्ट करना या बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है सप्लाई चेन डिसरप्शन। ग्लोबल सप्लाई चेन में कहीं पर भी बाधाएं आ सकती है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, स्ट्राइक्स या पेंडेमिक्स। ये डिसरप्शंस प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी को अफेक्ट करता है और कंपनीज के लिए लॉस का कारण बन सकता है। मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं पर वहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही है या नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो इससे क्या है, आपको लॉस होने का खतरा बढ़ सकता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। हर कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स होती है, जो एक मेजर चैलेंज क्रिएट करता है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। अगर एक इंडियन कंपनी चाइना में बिजनेस कर रही है और दोनों पार्टीज को एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं आती तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। उसके बाद आता है हाई कॉस्ट। इंटरनेशनल बिजनेस में हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे टैरिफ्स, शिपिंग कॉस्ट और टैक्सेस। ये कॉस्ट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकती है, स्पेशली अगर कंपनी ने इन्हें एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया तो। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा मार्केट एंट्री बैरियर्स। हर कंट्री में अपना मार्केट एंट्री सिस्टम होता है जो कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड और रेस्ट्रिक्टिव होता है। जैसे अगर एक कंपनी चाइना में एंटर करना चाहती है तो वहाँ के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो कंपनीज को फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के टाइम, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस, लीगल एंड रेगुलेटरी इशूज, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, कम्युनिकेशन बैरियर्स, हाई कॉस्ट और मार्केट एंट्री बैरियर्स। तो ये थे इंटरनेशनल बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।